gives energy change and equilibrium. Gives energy change is denoted by delta G, and it is the ultimate factor which can decide the spontaneity of a reaction. If delta G is negative, process will be spontaneous. Delta G is positive, non-spontaneous. If delta G comes out to be zero, it shows that the system is in equilibrium state. That is, the rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction. So what does गिव्स एनर्जी चेंज सिग्निफाई, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है गिव्स एनर्जी चेंज की? तो गिव्स एनर्जी चेंज हमें ये बता देगा कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है, गिव्स एनर्जी चेंज की वैल्यू नेगेटिव आने पर ये तो पता चल जाएगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, लेकिन डेल्टा जी इस बारे में कुछ नहीं बताता कि वो प्रोसेस कितनी स्पीड से होगा, उसके होने का रेट क्या होगा। ये डेल्टा जी हमें कोई हेल्प नहीं करता। ये हमें कौन हेल्प करेगा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स एक कंप्लीट चैप्टर है, यूनिट है, उसमें हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में हम यही समझ सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, कितना अमाउंट एनर्जी का यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो भी हम डेल्टा जी की वैल्यू से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डेल्टा जी को डिफाइन ऐसे करते हैं, it is the amount of it is the maximum amount of energy available to a system which can be converted into useful work। तो अगर आपसे कोई पूछेगा what are the significances of delta rg naught, तो आप बताएंगे it helps to predict the spontaneity of a chemical reaction and in the prediction of useful work that could be extracted from it। जो भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको कितना हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो जब भी हम बात करते हैं गिब्स एनर्जी चेंज के बारे में, और अगर जिस सिस्टम के बारे में बात करें वो इक्विलिब्रियम स्टेट में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी कंबाइन करके सी डी बना रहा है और यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, तो जैसा आपको मालूम है इक्विलिब्रियम Gibbs energy change will be zero. So Gibbs energy for a reaction in which all the reactants and products are in standard state, delta Rg naught is related to the equilibrium constant as per the following reaction। और वो reaction क्या है? Delta Rg naught is equal to minus 2.303 RT log Kc। यहाँ पर डेल्टा Rg naught Gibbs energy change for the reaction है -2.303 आर, यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम 8.314 लगाते हैं। टी इज टेम्परेचर इन केल्विन एंड लॉग के इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको ये भी बात पता है कि डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा आर एच नॉट माइनस टी और डेल्टा एस, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, तो हम इसको इसके भी इक्वेट कर सकते हैं माइनस आर टी नेचुरल लॉग के। एक बात समझेंगे, ये जब हम लिख रहे हैं एल एन के, इसका मतलब हो गया नेचुरल लॉग के है ये, और नेचुरल लॉग के का मतलब होता है ऐसा लॉग जिसका बेस ई हो। और अगर हमें इस नेचुरल लॉग के को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो हम यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार बोर्ड के इंस्ट्रक्शन में ये बात लिखी हुई है कि बच्चों को ना तो कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है और ना ही लॉग टेबल। 2020 तक यानी कि लास्ट ईयर तक लॉग टेबल परमिटेड थी, वो स्कूल में मिला करती थी, लेकिन अब लॉग टेबल जो है वो परमिटेबल नहीं है, और अगर लॉग की जरूरत होगी तो वो क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन पेपर में ही दी होगी। तो लॉग की भी एक टेंशन बच्चों को रहती थी, वो भी हट गई। तो ये अब लॉग बेस 10 हो गया। जो हमारे पास लॉग टेबल है उसका, उसमें जो लॉग की वैल्यू है वो लॉग बेस 10 की रहती है। ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लें, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2.303। तो वही बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल लॉग के, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2.303 लॉग के। तो 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली हमें ये फॉर्मूला याद रखना है जो कि हमें किसी भी
प्रोसेस जिसमें कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है उसमें गिव्स एनर्जी चेंज निकालने के लिए हेल्प करेगा। यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है। यहाँ पर डेल्टा आर जी नॉट कब निकाल सकते हैं? व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि रिएक्शन की हर स्टेज पर डेल्टा आर जी नॉट नहीं निकाला जा सकता इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये इसका ड्रॉबैक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग गिव्स एनर्जी चेंज कैन बी मेजर्ड, कैन बी डिटरमाइंड, कैन बी कैलकुलेटेड ओनली व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के इक्वल हो तब, हमेशा नहीं निकाला जा सकता। तो ये इसका ड्रॉबैक है। अब मैं एक ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूं, इसको हमें स्टडी करना है। देखिए, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिव्स एनर्जी चेंज के बीच में, देखिए इसमें एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया यहाँ पर रिएक्टेंट्स, और राइट में अगर जाएंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और इसको हम बोल देते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स एक्सिस पर हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिए, और इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं रिएक्शन प्रोसेस लिया हमने। और जो हमारे पास वाई एक्सिस है इसमें हमने ले लिया डेल्टा आर जी नॉट, डेल्टा आर जी नॉट वाई एक्सिस पर, डेल्टा आर जी नॉट। तो देखिए, अगर हम डेल्टा आर जी नॉट और किसी भी रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल है उसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें और ग्राफ हमें कुछ इस तरह का मिलता है, तो आपको मालूम है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगा जब डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो? नेगेटिव हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो आप देखिए डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू कैसी हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव हो रही है। इसको इस तरह से लेंगे, यानी कि जो कन्वर्जन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वो कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में, तो भी डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि ये जो रिएक्शन है वो दोनों ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, दोनों ही डायरेक्शन में कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। और ऐसे केसेस में जो मिनिमम वैल्यू है डेल्टा आर जी नॉट की, ये द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा आर जी नॉट टेल अस दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टेब्लिश। ये जो मिनिमम वैल्यू है डेल्टा आर जी नॉट की, जिसको हम कहते थे कि भाई जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात करेंगे तो वो कितना आता है? 0 आता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली जो डेल्टा आर जी नॉट की मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल टेल अस द पॉइंट वेयर द इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। यहाँ से एक चीज और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है इट लाइज नियर द प्रोडक्ट, यहाँ पे नियर द प्रोडक्ट लाई कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस में जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की वो रिएक्टेंट से कहीं ज्यादा होगी। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है मोल पर लीटर में। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मच ग्रेटर देन द रिएक्टेंट, तो ऐसे केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू कैसी आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी। उसकी वैल्यू कैसी आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी। यानी कि अगर इक्विलिब्रियम नियर द प्रोडक्ट लाई कर रहा है तो ये कंक्लूड किया जा सकता है कि रिएक्शन में मैक्सिमम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं और रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। और अगर ऐसी वैल्यू होगी तो के की वैल्यू कैसी आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी। और आप देखिए जब ग्रेटर देन 1 आएगी, लॉग अगर 1 होता तो कितना होता? 0 होता। तो ये माइनस सब कुछ 0 हो जाता, डेल्टा आर जी नॉट 0। तो ये पता चल जाता है कि भाई इक्विलिब्रियम स्टेट में जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसी होती? सेम होती है।
लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्योंकि इक्विलिब्रियम कहाँ लाई कर रहा है, नियर द प्रोडक्ट लाई कर रहा है, इसका मतलब रिएक्शन जो है लगभग कंप्लीट होने वाली है, और ज्यादातर रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। हालांकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी भी एक डायरेक्शन में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती। रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में यही फर्क है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, दे कंप्लीट इन वन डायरेक्शन, और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड होती हैं और कभी भी कंप्लीशन में नहीं जाती है। रिएक्टेंट्स बने प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट्स में। एक ग्राफ में और यहाँ पे देखिए प्लॉट कर रहा हूँ आपके लिए, उससे हम क्या पता लगा सकते हैं वो आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा। जैसे अगर आप डेल्टा आर जी नॉट और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का मिलता है, इस तरह से। ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है। यहाँ पर हमने डेल्टा आर जी नॉट ले रखा है, यहाँ भी हमने डेल्टा आर जी नॉट ले रखा है। तो आप देख सकते हैं ऐसी कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ लाई कर रहा है, नियर द रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्शन अभी अभी कंप्लीट हुई, स्टार्ट हुई है। रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के मुकाबले काफी ज्यादा है, और ऐसी कंडीशन में जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जो कि रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का, और ऐसे केस में जो के की वैल्यू है वो बहुत कम आएगी, लेसर देन 1 आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जो आर है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, और अगर कहीं ग्राफ आ जाए कुछ इस तरह का, इस ग्राफ के जो लाइन्स हैं इनके उस पर मत जाइएगा, भावनाओं को समझिए। हाँ, ये जो ग्राफ है आपका अगर कुछ इस तरह का आ जाए जिसमें बिल्कुल मिडिल में इक्विलिब्रियम लाई कर रहा हो, बिल्कुल मिडिल में, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कैसी हो, बराबर हो, तो के कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, और वो जो वैल्यू है डेल्टा आर जी नॉट की प्रैक्टिकली कितनी होगी उस केस में, 0 हो जाएगी। ठीक है, इन जनरल जो मिनिमम वैल्यू है डेल्टा आर जी नॉट की किसी भी ग्राफ में, वो आपको बताती है कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर में क्या कंडीशन है, रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है, कुछ भी। तो यही बात देखिए कह रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रांगली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मैं ग्राफ आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए कल भी आपसे बात हो रही थी इस बारे में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा आर एच नॉट आर एच नॉट है उसकी वैल्यू कैसी आती थी, पॉजिटिव आती थी, है ना। तो ये रिएक्शन किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए। आप देखिए एंडोथर्मिक में ये रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी है और ये प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी है। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स एंथैल्पी, तो ऐसे में नेट हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग इन द रिएक्शन, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम एनर्जी रखेगा, ज्यादा एनर्जी रखेगा, सॉरी ज्यादा एनर्जी रखेगा, टोटल एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी। तो इसलिए डेल्टा आर एच नॉट कैसा आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो इसी ग्राफ को लेकर के ये बात, ये स्टेटमेंट यहाँ पर आ रहा है जिसको आपको समझना है। देखिए देखिए, फॉर स्ट्रांगली एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो और प्रोडक्ट की कैसी हो, ज्यादा, द डेल्टा आर एच नॉट में बी लार्ज एंड पॉजिटिव। एंडोथर्मिक के लिए तो पॉजिटिव होना है। In such a case, value of K will be much smaller than 1 and the reaction is unlikely to form much product. अभी आपने ग्राफ में देखा था जब K की वैल्यू लेसर देन 1 आ रही थी, तो हमने ये बताया था ऐसे केस में जो कंसंट्रेशन है, K कैसे निकालते हो आप, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये सब स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। और जो के की वैल्यू लेस देन 1 कब आएगी, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो
देन द प्रोडक्ट, यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करेगा, नियर द रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी होगी, काफी ज्यादा होगी। तो वही बात यहाँ पर आ रही है, देखिए in such a case value of k will be much smaller than 1 and the reaction is unlikely to form much product. In case of exothermic reaction, delta RH naught is large and negative, exothermic negative होगी, and delta Rg naught is likely to be large and negative too. In such case, k will be much larger than 1. We may expect strongly that exothermic reaction to have large value of k and hence go to near completion. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, इक्विलिब्रियम नियर द प्रोडक्ट लाई करेगा, और डेल्टा आर जी नॉट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डेल्टा आर एस नॉट इफ द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो टेकन इन द अकाउंट, द वैल्यू ऑफ के और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सिस्टम में जो रिएक्शन हो रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकता है। अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये है कि ज्यादातर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। और अगर के की वैल्यू बहुत छोटी आती है, इसका मतलब रिएक्शन अभी अभी स्टार्ट हुई है, और रिएक्शन अभी अभी स्टार्ट होने का मतलब है कि रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है देन द प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जिसे हम बोलते हैं वो गिब्स एनर्जी चेंज को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। देखिए यूजिंग इक्वेशन 6.24, ये डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस, जिसे आप गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोल रहे हो, it is possible to obtain an estimate of delta G naught from the measurement of delta H naught and delta S naught and then calculate K at any temperature for economic yield of product। मतलब बिना रिएक्शन कराए, बिना प्रैक्टिकली रिएक्शन कराए लेबोरेटरी में हम डेल्टा आर एच नॉट, डेल्टा एस नॉट की वैल्यूज डेल्टा आर जी नॉट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखने पर ये पता कर सकते हैं कि रिएक्शन कितनी ज्यादा फीसिबल, कितनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, खर्चा बच गया। ये वैल्यूज अगर बताएं किसी भी रिएक्शन के लिए तो हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन कितनी ज्यादा फीसिबल होगी या नहीं होगी। इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ डेल्टा जी नॉट फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट एंड देन कैलकुलेट के एट एनी टेम्परेचर फॉर इकोनॉमिक यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। तो के की वैल्यू बहुत ज्यादा अगर आएगी तो बढ़िया, और तभी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी, रिएक्टेंट से कम रहेगी। दूसरी बात, इफ के इज मेजर्ड डायरेक्टली इन द लेबोरेटरी, वैल्यू ऑफ डेल्टा आर जी नॉट एट एनी टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। या फिर ऐसा कर लो आप, के को लेबोरेटरी में डायरेक्टली मेजर कर लो और उसकी हेल्प से डेल्टा जी पता कर लो किसी भी टेम्परेचर पर, तो दोनों चीजें फीसिबल है। ये देखिए प्रॉब्लम है हमारे पास 6.12, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसमें पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या वैल्यूज हमें दी गई हैं, फिर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द डेल्टा आर जी नॉट, डेल्टा आर जी नॉट आपको फाइंड करना है फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन। ये एज पर फॉलोइंग इक्वेशन 3/2 O2G गिव्स O3G at 298 Kelvin, टेम्परेचर दिया हुआ है। If Kp for this conversion is 2.47 into 10⁻²9, देखिए Kp का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर P। अगर सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसेस स्टेट में होते हैं तो हम इन प्लेस ऑफ K या इन प्लेस ऑफ Kc हम पार्शियल प्रेशर्स यूज कर लेते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, और इसको हम कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। ये तभी यूज करते हैं जब सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसेस स्टेट में हो। और जो केसी या सिंपली के लिखते हैं ये कहलाते हैं मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट। केसी लिखें या के लिखें दोनों बातें एक ही हैं यहाँ पर।
ये क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम किसी भी स्पीशीज को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो इसका मतलब हम उसकी मोलर कंसंट्रेशन के बारे में बात करें। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, जिसे आप मोलैरिटी बोलते हो। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, यानी कि ये जो हमारे पास फार्मूला था ना, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी, यस, लॉग के सी, उसकी जगह के पी करना है बस हमें। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इसमें केपी की वैल्यू तुम्हें दी गई है 2.47 इंटू 10⁻29, ये केपी हो गया। टेम्परेचर आपको दिया गया 298 केल्विन, ये मालूम है हमें। और आर जैसा मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसको हम 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लगाएंगे। ठीक है, तो ये जब सारी वैल्यूज हम लगा देंगे, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर, दिस इज आर, दिस इज टी, एंड लॉग के पी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इतना किलो जूल पर मोल आपका तो आंसर जूल पर मोल में आएगा, बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू किलो जूल पर मोल तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, अब आपको लॉग टेबल एग्जाम में नहीं मिला करेगी, और जैसे इस लॉग की जरूरत है हमें, लॉग 2.47 इंटू 10⁻29, ये तो पूरा पूरा इसकी वैल्यू आपको दी होगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू दी आपके 12.346, तो ये वैल्यू डायरेक्ट दी होगी सपोज, तो ये वैल्यू आपको एज सच दी होगी। आपको लॉग टेबल देखना अलाउड नहीं है, लॉग टेबल आपको कैलकुलेशंस के लिए एग्जाम में नहीं मिलेगी। आईसीएससी में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, हाँ, तो भाई उनका सिलेबस भी ज्यादा है। तो हम लोग अगर कोशिश करें, जो एचआरडी मिनिस्टर हैं उनको लिखें भाई सीबीएसई वालों से क्या दुश्मनी है, जब आईसीएससी वालों को साइंटिफिक दे रखा है तो हमें सिंपल वाला ही दे दें यार, हैं? लेकिन तुम्हें सिंपल वाला तब मिलेगा जब तुम साइंटिफिक की डिमांड करोगे, लेकिन वो समझ लेंगे कि आप कितने साइंटिस्ट हैं, वो समझ जाएंगे। चलिए देखिए 6.13 प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपसे चाह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप बताएं, के की वैल्यू आप बताएं फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। ये आपको टेम्परेचर दे दिया गया है और ये इक्वेशन दी गई है, व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद CO2 फॉर्म्स यूरिया एंड वाटर, standard gives energy change delta Rg naught at the given temperature is -13.6 किलोजूल पर मोल। इस बार डेल्टा Rg naught तुम्हें दिया गया है, जी हाँ, के पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है आपसे, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, log k इज इक्वल टू माइनस Rg naught अपॉन 2.303 RT हो जाएगा। और ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं आपको, ये आपको डेल्टा आरजी नॉट की वैल्यू दी गई है, ये 2.303 ऐसे ही आ गया, आर की वैल्यू आ गई, टी आ गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2.38 आएगा, लेकिन जब आपको के चाहिए होगा तो 1 अपॉन लॉग 2.38 हो जाएगा। 1 अपॉन लॉग होता है आपका एंटी लॉग, तो के इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.38। इसकी वैल्यू भी आपको एग्जाम में डायरेक्टली दी होगी। लॉग टेबल अब आपको वहां पर एग्जाम में नहीं मिला करेगी इस बार के सैंपल पेपर के हिसाब से। इस बार जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया है 2021 के लिए, उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यूज ऑफ कैलकुलेटर्स एंड लॉग टेबल इज नॉट परमिटेड। अभी जब एग्जाम हुआ था 2020 का तो सर्कुलर आया था सीबीएसई से एक दिन पहले एग्जाम का कि किसी को लॉग टेबल नहीं देनी है, लेकिन एग्जाम जब चल रहा था तो फिर से सर्कुलर आ गया, या सभी स्कूल को उन्होंने कन्वे किया कि लॉग टेबल बच्चे अगर मांगे तो उनको दे दें। लेकिन इस बार वो पक्के हैं, मुझे लग रहा है इतना पहले से इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया हुआ है कि अब जो लॉग टेबल है वो आपको नहीं देने के मूड में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, एट 60 डिग्री सेल्सियस डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड
is 50% dissociated. Calculate the standard free energy change at this temperature and at 1 atmospheric pressure. एक बात समझिए, जब ये N2O4 जब ये N2O4G, दिस इज डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, को किसी रिएक्शन वेसल में रखा गया तो ये डिकम्पोज हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, ये फिर से कंबाइन होके डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड फिर से बना लेगा, और ये रिएक्शन जब क्लोज वेसल में कराई जाएगी तो कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4 टू NO2 और रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 to N2O4 becomes equal, or make it a point at equilibrium concentrations become constant, not equal, concentrations becomes constant। क्या इक्वल होता है? रेट्स इक्वल होते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होगा एंड द कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट। तो हमें बताया नहीं इन्होंने कि कितना कितना दिया, लेकिन हाँ ये बताया है कि 50% ये डिसोशिएट हो रहा है। तो देखिए इनिशियली हमने मान लिया ये 1 था, जब टाइम 0 था, यानी कि जब ये डिकम्पोज बिल्कुल नहीं हुआ तो ये भी कितना बना होगा? 0 बना होगा। लेकिन एट इक्विलिब्रियम इन्होंने बताया 50% डिसोशिएट ये हो गया। तो एक बात समझिए, रिएक्शन की स्टैच्यूमेट्री से साफ साफ आपको दिख रहा है, अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितना मोल बनेगा? 2 मोल्स बनेंगे। अगर ये 1 मोल डिकम्पोज होगा तो 2 मोल्स बनेंगे, वो रिएक्शन की स्टैच्यूमेट्री से पता चल रहा है। यानी कि अगर ये 50% डिसोशिएट हुआ, मान ली 1 था, 1 का 50% कितना हुआ? 0.5 तो हुआ। तो अगर ये 0.5 डिसोशिएट हुआ तो वेरी गुड, ये बनेगा 2 into 0.5, और था कितना इनिशियली? 1 था, यानी कितना बचा? ये 0.5 और ये कितना बचा? 1। यानी कि टोटल मोल्स की अगर बात करें एट इक्विलिब्रियम, तो उसमें 0.5 मोल तो होंगे N2O4 के भाई, और 1 मोल किसके होंगे? NO2 के। तो टोटल मोल्स कितने आ गए इक्विलिब्रियम पर? 1.5 आ गए। अगर हमें ये पता करना हो कि PNO2 और PN2O4 कितना कितना पार्शियली प्रेशर एक्सर्ट करें, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है ना, देखिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे KP पता करने के लिए। KP का फार्मूला क्या रहेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि N2O4। अब अगर स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसे यहाँ पे 2 है तो वो पावर में भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से सीख लेंगे आप ये बात। यहाँ पे 1 है तो ये 1 ही रहेगा, यहाँ पर लिखो मत लिखो, बात है कि यहाँ KP इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये पार्शियल प्रेशर निकालना है हमें। पहले हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे N2O4 का। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि जो टोटल प्रेशर है कितना? 1 एटमॉस्फेयर है। तो P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4, यानी कि N2O4 का कितना पार्ट है यहाँ पर, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए P टोटल है 1, और मोल फ्रैक्शन N2O4 को कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ N2O4 कितने बच्चों? 0.5 अपॉन टोटल मोल्स। सोल्यूशन इस मिक्सचर में जितना भी टोटल मोल्स है कितना है? 1.5। तो ये जितना भी आएगा आपका वो कर लेंगे। कितना आ गया? 1/3 आ गया PN2O4। ऐसे ही PNO2 आप निकालोगे, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2। तो P टोटल कितना है? 1 ही है, और मोल फ्रैक्शन N2O4 कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ N2O4 सॉरी मोल्स ऑफ NO2 कितना है? 1 अपॉन टोटल मोल्स कितने? 1.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2/3 के हिसाब से हो जाएगा। अब जब आपके पास ये आ गए
PnO2 PN2O4, तो आप इसमें वैल्यू लगाइए। Kp इज इक्वल टू, ये हो गया 2/3 का स्क्वायर, ये तो आया भाई PnO2, और अपॉन 1/3। इससे आप सॉल्व कर लोगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए ये 1.33 आ जाएगा। 4/3 का मतलब 1.33 ATM आ जाएगा। अब जब Kp आ गया तो फिर ये रिलेशन यूज कर रहे हो, डेल्टा Rg नॉट इज इक्वल टू -2.303, एंड ये इन्होंने वाली फॉर्म ली, नेचुरल लॉग ले लिया है, लेकिन वैल्यू तो इन्होंने भी उसी में लगाई है। इन्होंने यही वाली फॉर्म ली है, -2.303, देखिए लगा दी इन्होंने यहाँ पे, आर टी लॉग केपी। केपी क्या है यहाँ पे, पार्शियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर पी। तो 2.303 हमें पता है, आर हमें पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 333 यहाँ दिया होगा, देखिए टेम्परेचर ऊपर मैं देख लेता हूँ कितना दिया है, 60 दिया है, तो 273 ऐड कर लिया आपने, तो वो बात बन गई 333 आ गया। और ये आपके पास कैलकुलेट करके जो है डायरेक्टली log 1.33 की वैल्यू दे रखी है आपको, ये 0.1239 क्या है, log 1.33 की वैल्यू है डायरेक्टली आपको, और ये आपका आंसर आपका माइनस का आ जाएगा। प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। 6.20 the equilibrium constant for a reaction is 10, K is given, K लिख दो, Kc लिख दो, एक ही बात है। What will be the value of delta G naught if R is this much, T is this much? डायरेक्ट रिलेशन यूज करना है, डेल्टा G नॉट, R यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो अंडरस्टूड है, -2.303 R T log K, तो -2.303, value of R is 8.314, temperature is 300, log K is given 10, log 10 is 1, ठीक है, उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे इनकी मल्टीप्लाई करके, आपका जो आंसर है दैट विल बी इन जूल पर मोल, -5.74, ठीक है, जूल पर मोल कितना आ रहा है बताइए जरा, -5.744, ये किलो जूल पर मोल में दे रखा होगा, हमारा आंसर तो जूल पर मोल में आएगा, यहाँ 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल पर मोल में आपका ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट प्रॉब्लम है ये। कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NOG, और दो इक्वेशन दी गई है। इन फर्स्ट इक्वेशन N2 इज कंबाइनिंग विद द O2G टू फॉर्म NOG, और इसके लिए जो डेल्टा RH नॉट है वो प्लस का है 90 किलो जूल पर मोल। डेल्टा RH नॉट अगर प्लस का है, प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो NOG है वो फर्दर कंबाइन होकर के ऑक्सीजन से क्या बना रहा है, NO2G, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा RH नॉट कैसा है, -74 किलो जूल पर मोल है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी NO के बारे में कमेंट करना है, तो हाँ कि स्टेबल है या नहीं है, तो स्टेबल नहीं है क्योंकि इसका जो कन्वर्जन है NO2 में, उसके लिए डेल्टा RH नॉट की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, यानी कि स्पॉन्टेनियस है। NO का जो कन्वर्जन है, NO2 में वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा RH नॉट की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव में। तो आप लिखेंगे एज द कन्वर्जन ऑफ NOG to NO2G has negative value of enthalpy change, that's why NOG is thermodynamically unstable, it has tendency to convert into NO2G base। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि ये जो NO है ये किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो, लेकिन जो NO का कन्वर्जन है NO2 में कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि डेल्टा RH नॉट की वैल्यू कैसी आ रही है, यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, तो इसलिए ये प्रोसेस कैसा होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक।